हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं इस चैप्टर से। फोर्थ वीडियो है ये। और हम पढ़ रहे थे नील की खेती के बारे में, इंडिगो प्लांटेशन इन इंडिया। इंडिगो की खेती दो तरह से होती थी। एक निज प्लांटेशन के तहत, जिसमें व्यक्ति अपनी भूमि पर जो है वो नील उगाता था, और दूसरा था रियायती। और रियायती में क्या होता था, वो रेंट पे लेकर ज़मीन तब खेती उगाता था। तो प्रॉब्लम क्या आई, द प्रॉब्लम विद नीज कल्टीवेटर। नीज कल्टीवेटर के साथ क्या प्रॉब्लम थी, यहाँ से हम पढ़ते हैं। द प्लांटर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया। ये कल भी हम डिस्कस कर चुके थे कि प्लांटेशन के लिए बहुत बड़ा इलाका चाहिए, लेकिन जो नील की खेती है वो कहाँ हो रही थी, जो एरिया पॉपुलेटेड था, मतलब ज़्यादा घना था आबादी में, तो वो, लेकिन भारत में जो ज़मीन के टुकड़े छोटे छोटे बटे हुए थे। अब जो प्लांटर थे, नील की खेती उगाने वाले थे, वो आसपास के लैंड के साथ कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन पाल लेते थे, और वो बेदखली की उम्मीद करते थे कि जो आसपास के भूमि वाले लोग हैं या जो दूसरे लोग वहाँ रह रहे हैं, उनको वहाँ से हटाया जाए और खेतों को बड़ा किया जाए। नोर वाज लेबर इजी टू मोबिलाइज। और इसके साथ ही लेबर को मोबिलाइज करना आसान काम नहीं था। लेबर मोबिलाइज का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना। ए लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड ए वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट। और जब आपके बागान बड़े होते हैं, प्लांटेशन में जैसे चाय के बड़े बड़े बागान या नील के बड़े बड़े बागानों में खेती होती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा श्रम की ज़रूरत होती है। श्रम मेहनत, और उसके लिए बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत होती है, मज़दूरों की भी ज़रूरत होती है। और वो कहाँ से आए, ये भी प्रॉब्लम थी। एंड लेबर भी नीडेड प्रिसाइजली एट टाइम व्हेन पीजेंट वर यूजुअली बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन। और वो कहाँ से आती, पीजेंट, जो पीजेंट थे, गरीब थे, उनको प्लांटेशन में लाया जाए, बट वो बिजी होते उस टाइम राइस कल्टीवेशन के लिए। उस टाइम राइस उगाई जाती, तो वो बिजी होते। तो जो प्लांटर थे, बागानों के प्लांटर, उनको लेबर नहीं मिल रही थी, और उनको लेबर ना मिलने की वजह से क्या था, उनके लिए फिर क्या था, मतलब लेबर नहीं मिल रही थी, तो उनके लिए ज़मीन पर नील उगाना और उसको कल्टीवेट करना, हार्वेस्टिंग करना मुश्किल हो गया था। ठीक है। उससे पहले ग्रोसरी वर्ड है स्लेव। स्लेव मैंने बच्चे होता है दास। जब व्यक्ति एक होता है नौकर, वो तो तनख्वाह लेता है और जब चाहे नौकरी छोड़ सकता है, लेकिन दास होता है जो खरीद लिया जाता है, और जो खरीदता है वो जीवन भर के लिए उसी का हो जाता है। तो जो नौकर को या मजदूर को सुरक्षा मिलती है, वो दास को नहीं मिलती थी। ये 17वीं 18वीं शताब्दी में जब उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा होने लगे थे यूरोप में, तब जो अफ्रीका और एशिया के लोग थे, उनको बंदी बनाकर ले जाया जाता था। ए पर्सन हु इज़ द ओन्ड बाय समवन एल्स, द स्लेव ओनर। एक आदमी जो किसी के अधीन है, उसे स्लेव कहते हैं। ए स्लेव हैज़ नो फ्रीडम, उसकी कोई आज़ादी नहीं होती। एंड इज़ कंपेल्ड टू वर्क फॉर द मास्टर। और उस स्वामी उससे चाहे कोई भी काम करवाए, वो करने पर मजबूर होता है। निज कल्टीवेशन ऑन ए लार्ज स्केल आल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लग्स। बहुत सारे हल की ज़रूरत थी। हल होते हैं ना, पहले ट्रैक्टर वगैरह तो थे नहीं, तो हलों से किसान जो है वो खेत जोतते थे। बुलक्स की ज़रूरत होती, बैलों की ज़रूरत होती थी। 1 बीघा, एक खेत का 5वां हिस्से को 1 बीघा कहते हैं, मतलब 1 एकड़ ज़मीन का जो 5वां हिस्सा होता है। हरियाणा में 1 एकड़ को 1 किला बोलते हैं, तो उसका 5वां हिस्सा 1 बीघा होता है। ठीक है। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लग्स। 1 बीघा अगर जोतना होता तो उसके लिए 2 हलों की ज़रूरत होती। दिस मेंट दैट द प्लांटर विद 1000 बीघा वुड नीड 2000 प्लग्स। और अगर किसी
प्लांटर को 1000 बीघा में नील उगाना होता, उसे 2000 हलों की ज़रूरत होती और उतने हल कहाँ से आते। इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लग वाज ए बिग प्रॉब्लम। इतने हल खरीदना और उनके लिए फिर जो हल जोतने वाला हाली होता है उसको मेंटेन करना एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इससे अच्छा क्या होता, जब सीज़न होता तो जो प्लगिंग करने वाले लोग थे उनको बुला लिया जाता। नोर कुड सप्लाई बी आइजली गोट फ्रॉम द पीजेंट सिंस देयर प्लग्स एंड बुलक्स वर बिजी ऑन द देयर राइस फील्ड। और ना ही किसानों से वो उन चीज़ों को प्लग्स को बुला सकते थे, सप्लाई करवा सकते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम किसान भी अपने खेतों में लगे रहते। अगेन एग्जैक्टली एट द टाइम दैट द इंडिगो प्लांटर नीड दैम। और उसी टाइम इंडिगो प्लांटर को भी दिया जाता था, प्लांटर को भी की भी नीड होती इंडिगो प्लांट्स करने के लिए, प्लग्स और पीजेंट्स की। देखो इसमें बीघा दिया है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड, ये लैंड को मापने का एक मेजरमेंट है, मापक है। बिफोर ब्रिटिश रूल से पहले द साइज ऑफ एरिया वरीड इन बंगाल एंड ब्रिटिश स्टैंडर्डाइज इट टू अबाउट 1/3 ऑफ एन एकड़। इसमें 1/3 बताया गया है 1 एकड़ का, लेकिन तीसरा हिस्सा। लेकिन अगर आप इसका किसी आप बुजुर्ग से बात करोगे तो 1 एकड़ में वो आपको 5 बीघा बताएगा। अब आप मैच कर लेना कैसे है, लेकिन किताब में 1/3 दिया हुआ है, मतलब 1 एकड़ का तीसरा हिस्सा। टिल द लेट 19th सेंचुरी में प्लांटर वर देयर फॉर reluctant to expand the area underneath cultivation. Less than 25% of the land producing indigo was under this system. The rest was under with an alternative mode of cultivation, the rayati system. 19th century में जो प्लांटर थे, जो प्लांट करने वाले थे इंडिगो की, वो अपने निज कल्टीवेशन, जो अपना खेत था उसको बढ़ाना चाहते थे। आपको पता वो तो थोड़े से ही होंगे, अब उन्होंने रेंट पे भी ज़्यादा से ज़्यादा लेने शुरू कर दिए। जैसे एक किसान को 5 एकड़ होते हैं ना, उसको लगता है कि नहीं 5 एकड़ में मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, उसकी ज़मीन 5 एकड़ है तो वो 10 एकड़ ज़मीन किसी और से रेंट ले लेता है। तो इसी तरह से इंडिगो प्लांटर भी कर रहे थे। इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रेयत्स, ये तो थी जो नीच कल्टीवेशन वाले लोग थे उनकी प्रॉब्लम। अब रेत जो रेंट पे लेकर कर रहे थे उनकी क्या प्रॉब्लम थी। अंडर द रियाती सिस्टम मैंने ऊपर भी पढ़ाया, रेतवाड़ी सिस्टम एक टैक्स का सिस्टम था। द प्लांटर फॉरेस्ट द रेत टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट। अब इन्होंने क्या शुरू कर दिया, मान लो एक कमज़ोर से व्यक्ति के पास कि एक बड़ा बगान लग रहा है, यहाँ एक खेत है यहाँ छोटा सा। अब प्लांटर की नज़र इस खेत पे है, ठीक है, तो वो क्या करता है, जो आसपास के खेत है उनको एक्वायर करने की कोशिश करता है। उसको ज़बरदस्ती इस व्यक्ति को इतना मजबूर किया जाता है कि उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता है, एक पत्र साइन करवा लिया जाता है, एग्रीमेंट जिसे बोलते हैं साटा। एट टाइम दे प्रेशराइज्ड द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। और इसके लिए वो ढूंढते किसी सरपंच या मुखिया को कि आप इस जो प्लांटर है, ये खेत का मालिक है, इसको आप मनाएं और इसको हमें रेंट पे देने के लिए मजबूर करें और ये एक कॉन्ट्रैक्ट है इससे साइन करवाएं। तो क्या हुआ, साइन करवाने के लिए वो हेडमैन उनको मजबूर करता किसी न किसी तरह से। दोज हु साइंड द कॉन्ट्रैक्ट गोट कैश एडवांस फ्रॉम द प्लांटर एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। जो भी किसान इसको खेत दे देता इस प्लांटर को, तो उसे क्या होता, लो रेट्स पे ब्याज दिया जाता था किसान की उसकी कि इंडिगो हम उगाएंगे आपके खेत में। बट द लोन कमिटी टू रेट टू कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर दिस हिज होल्डिंग। लेकिन वो जब रेंट पे दे देते थे कि उसको कि मतलब इंटरेस्ट दे देते, ब्याज देते, ब्याज का लालच उनको दिया जाता, तो वो कहते हैं हम ब्याज इसी आधार पर देंगे कि आप 25% अपने एरिए पे क्या उगाओगे, नील उगाओगे। किसानों को हमेशा लोन की और पैसे की ज़रूरत पड़ती ही रहती थी, तो वो इस तरह से 25%
लॉन उगाने लगे अपनी खेत पे। द प्लांटर प्रोवाइड द सीड एंड द ड्रिल, और इसके लिए प्लांटर उस पीजेंट को सीड देता, ड्रिल देता बोने के लिए। वाइल द कल्टीवेटर प्रिपेयर्ड द सोल, और जैसे ही कल्टीवेटर सोइल को प्रिपेयर कर लेता, शोड द सीड, बीज बो देते, एंड लुक आफ्टर द क्रॉप्स, और क्रॉप्स की देखभाल करते। ये नील की खेती है भाई, जो हार्वेस्टिंग में लगे हुए हैं लोग किस तरह से। ये इंडिगो प्रोड्यूस करने का तरीका है कि कैसे इंडिगो प्रोड्यूस होती है। खेतों से नील यहाँ लेके जाया जाता, यहाँ इन जो ये आपको टैंक दिखाई दे रहे हैं, इनमें इनको उबाला जाता, पिघलाया जाता और फिर सुखाया जाता, और इस तरह से एक नील जो है वो तैयार हो जाता। ये कारखाने का चित्र दिखाया गया है, ठीक है। सबसे पहले जो इंडिगो फैक्ट्री थी वो नियर इंडिगो फील्ड प्लांटिंग बाय द विलियम सेम्पन, 1863 में ये फैक्ट्री लगी थी। नील के खेतों के आसपास ये फैक्ट्री लगी हुई है। वुमेन यूजुअली कैरिड द इंडिगो प्लांट टू द वेट्स, और ये जो वुमेन्स हैं इसको ढो ढो के नील को वहाँ वेट्स में लेकर जाती थी, ये दिखाई गई हैं चित्र में। और ये वेट बेटर, ये मैं आपको बताऊंगी क्या होता है, पहले हम पढ़ लेते हैं। देखो, अब जो नील की खेती के जो ट्रेडर थे वो काफ़ी लालची हो चुके थे। अब वो चाहते थे कि जो नील आसपास उनके एरिया में उग रहा है, वो जो पीजेंट्स हैं वो उनको नील उन्हें ही दें, किसी और को नहीं, ठीक है। और कोई अगर मान लो कोई भी व्यक्ति उनको नील ना बेचे, उसको दूसरे जो ट्रेडर हैं वो ज़्यादा दाम दे रहे, तो क्या है, ये लोग लठैत जैसे दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये उनके खेतों में जाते, ज़बरदस्ती उनकी फसल को छीन लेते, और ये लठैत का काम करते थे जो प्लांटर थे उनके लिए। मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा था पीजेंट्स को इस नील की खेती को उगाने के लिए। द इंडिगो विलेज यूजुअली अराउंड इंडिगो फैक्ट्री, और जहाँ नील उगता था खेतों में वहीं फैक्ट्री बनाई हुई थी। प्लांटर इनके स्वामी थे। आफ्टर हार्वेस्ट मैंने फसल काटने के बाद, द इंडिगो प्लांट वाज टेकन टू वेट्स इन द इंडिगो फैक्ट्री, और जो इंडिगो प्लांट खेत हैं वो टू द वेट्स इन द इंडिगो फैक्ट्री इंडिगो की फैक्ट्री में पहुंचाया जाता। 3 और 4 वेट्स वर नीडेड टू मैन्युफैक्चर द डाई, 3 और 4 से लेकर वेट जो है वो डाई को मैन्युफैक्चर करने के लिए लगाए जाते हैं। ईच वेट हैड ए सेपरेट फंक्शन, हर एक वेट का एक अलग से फंक्शन था। द लीव्स स्ट्रिपर्ड ऑफ द इंडिगो प्लांट्स, पहले तो उनकी पत्तियां झाड़ी जाती, नील की से उनकी पत्तियां अलग की जाती। फिर फर्स्ट सोक्ड इन वार्म वाटर, और गर्म पानी में उन्हें उबाला जाता। कई बार आपने डाई करते हुए देखा होगा, तो ऐसे ही है। वेट नोन एज द फर्मेटिंग और स्टीपर वेट, फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक उसे उबाला जाता है। व्हेन द प्लांट फर्मिनेटेड, और जैसे ही प्लांट जो वो पौधा है उससे पानी अलग हो जाता, नील द लिक्विड बिगेन टू बॉयल, अब वो लिक्विड उससे बॉयल कर दिया जाता, लिक्विड जो पानी में उबाला हुआ लिक्विड था वो, एंड बबल्स, फिर उसमें बुलबुले उठते। नाउ द रोटन लीव्स वर टेकन आउट एंड द लिक्विड ड्रेन्ड इनटू द अनदर वेट दैट वाज प्लेस्ड जस्ट बिलो द फर्स्ट वेट। अब जो सूखे हुए जो सड़े हुए पत्ते थे उनमें से लिक्विड निकाला जाता। दूसरे वेट मैंने यहाँ ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया ना, ये वेट है, ये देखो ये वेट है, ये वाटर टैंक जैसे है ना, ये वेट दिखाए गए हैं, इनका प्रयोग होता था। उसके बाद उसको लिक्विड को ड्रेन इनटू अनदर वेट and then place just below the first vat. In the second vat, known as the beater vat, the solution was continuously stirred and beaten with paddles. मतलब दूसरे वैट में जब ये आता, दूसरे टैंक में आता,
तो अब पानी को जो लिक्विड बना हुआ है रंगीन उसकी पत्तियों से, नील की पत्तियों से, उसको एक पैडल से लगातार पीटा जाता, पीटा मतलब खंगाला जाता उसको। When the liquid gradually turned green and blue, और जैसे जैसे वो जो लिक्विड है ग्रीन और ब्लू हो जाता, लाइम वाटर वाज एडिड टू द वेट, लाइम वाटर उसमें डाला जाता, और उसके बाद ग्रेजुअली द इंडिगो सेपरेटेड आउट इन फ्लक्स, ए मडी सेडिमेंट सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द वेट एंड क्लियर लिक्विड रोज टू द सरफेस। इस तरह से ये प्रक्रिया बताई गई है कि कैसे नील बनता था। द लिक्विड वाज ड्रेन्ड ऑफ एंड द सेडिमेंट ऑफ अनदर वेट नोन एज द सेटलिंग वेट एंड देन प्रेस्ड एंड ड्राइड फॉर द सेल। उसमें से गंध जो है वो एक तरफ कर लेते, नील एक तरफ कर लेते, और इस तरह से सूखा हुआ नील बिकने के लिए तैयार हो जाता। अब ये सारी बातें आपने पढ़ ली, लेकिन लोग फिर भी इससे असंतोषजनक थे। क्या हुआ ये हम पढ़ते हैं। When the crops was delivered to the planter after the harvest, जब फसल प्लांटर को दी जाती हार्वेस्ट करने के बाद, ए न्यू लोन वाज गिवन टू रेत, मतलब 25% किसान ने अपने खेत में इंडिगो उगाई, तो उसके बाद हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट मैंने काटा, तो एक बार फिर रेत को लोन दिया जाता, एंड द साइकिल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, और जो लोन लेने की प्रक्रिया वो चलती रहती, और किसान कभी स्थिति में होते नहीं थे कि वो इनका कर्ज उतार सके। पीजेंट हु वर इनिशियली टेम्प्ट बाय द लोन्स, एक बार किसी को ये लालच आ गया ना, लोन के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिए, वो कभी भी इस चक्कर से, इस चुंगल से बाहर नहीं आ सका। Soon realize how harsh the system was, और उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि ये सिस्टम जिसमें ये फंस चुके हैं कितना हार्श है। The price they got for the indigo they produce were very low, जो इंडिगो वो उगाते उनका प्राइस बहुत थोड़ा दिया जाता। एंड द साइकिल ऑफ लोन्स नेवर एंडेड, और लोन का साइकिल कभी भी ख़त्म नहीं होता, चुंगल में फंस जाते, ब्याज की दर बढ़ती जाती। देयर वर अनदर प्रॉब्लम टू, एक प्रॉब्लम और थी। द प्लांटर यूजुअली इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सोयल इन विच पीजेंट प्रेफर टू कल्टिवेट राइस। अब पीजेंट किसान जो है वो अन्न उपजाता है राइस, क्योंकि राइस उसे सारे साल खाने के लिए भी तो देता है। तो इंडिगो भी एक ऐसी सोयल जो सबसे बेस्ट होती और चावल के लिए, गेहूं के लिए अच्छी होती, उसी पर वो इंडिगो उगाना पड़ जाता। और जो उसकी डीप रूट होती इंडिगो के पौधे की, इट एडजस्टेड द सोयल रैपिडली, वो धरती को की जो नमी है वो बहुत ज़्यादा सोखती। आफ्टर इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी शोन विद राइस, इंडिगो के उगाने के बाद वहाँ चावल नहीं उगते थे। अब चावल नहीं उगते थे और जो नील उगता था उसके वो कम पैसे देते, वो लोन चुकाने में चले जाते, तो किसान खाता क्या। इसलिए हमारे देश में एक नील विद्रोह 1857 की क्रांति तो आपने सुना होगा, उससे भी पहले एक ब्लू रेबेलियन हमारे यहाँ हुआ, नील विद्रोह जिसे बोलते हैं। ठीक है, जब बड़े हो गए तो नील विद्रोह के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ोगे। विद्रोह का मतलब बेटा, रिबिलियन का मतलब होता है कि उस सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाना, लड़ना उसके खिलाफ। ठीक है। इन मार्च 1859 थाउजेंड ऑफ रेयत इन बंगाल रेफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, हजारों बंगाल के रेयत जो थे उन्होंने मना कर दिया ना। ये है 1855 की बात, जब बहुत सारे बंगाल के इंडिगो के प्लांटर ने, मतलब इसका ये है कि ब्लू विद्रोह 1857 क्रांति के बाद हुआ, लेकिन कुछ अपराइजिंग 1856 में भी शुरू हुई थी भैया। ग्रो इंडिगो एज द रिबेलियन स्प्रेड, और ये विद्रोह फैल गया सारे बंगाल में। रेत रिफ्यूज टू पे रेंट टू द प्लांटर, और उन्होंने कहा अब हम आपको पे भी नहीं, रेंट भी नहीं पे करेंगे। एंड अटैकिंग इंडिगो फैक्ट्री, और वो जो इंडिगो फैक्ट्री थी, फैक्ट्री आर्म्ड विद शोवर्ड एंड स्पेयर, और भालों से, धनुष से, तीर से
आर्म्स से, हथियारों से उन्होंने इंडिगो फैक्ट्रियों पर हमले कर दिए। वोमन टर्न्ड अ फाइट विद पोट्स, महिलाओं ने तो घड़े उठा लिए, पतीले, पैन्स एंड किचन के जितने भी बर्तन थे वो उसके लिए लड़ने के लिए वो तैयार हो गई। ठीक है, इस तरह से पैन, किचन इम्प्लीमेंट्स, दोज हु वर्कड फॉर द प्लांटर वर सोशली बायकॉट, जिन्होंने प्लांटर के यहाँ काम किया उसको सोशली रूप से बायकॉट कर दिया। इसका मतलब क्या है, उनका जाति बाहर कर देना, उसका हुक्का पानी बंद कर देना, उनसे लेन देन बंद करना, ना कि अगर आप इंडिगो के खेतों में काम करोगे तो हम आपसे कोई लेन देन नहीं रखेंगे। एंड गोमास्ता, एजेंट ऑफ गुमास्ते, ये गुमास्ते जो मैंने लठैत बताए थे ना, उन्हें गुमास्ते बोलते हैं। गुमास्ते की रखे हुए थे किसने, अंग्रेज़ों ने, प्लांटर ने, कि आप जाओ उनके घरों में और ज़बरदस्ती नील की खेती उगाने के लिए मजबूर करो, मतलब गलत काम करवाने के लिए गुमास्ते होते थे। एंड द गुमास्ते एजेंट ऑफ प्लांटर, प्लांटर के एजेंट होते थे, कम टू कलेक्ट रेंट, जो रेंट लेने के लिए आते थे। एंड बीटन अप रॉयट्स फॉर दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांस टू शो इंडिगो नोर बी बुलिड बाय द प्लांटर लाठियल, लठैत होते हैं ना, इस तरह से। द लाठी वेल्डिंग स्ट्रॉन्ग मैन मेंटेन्ड बाय द प्लांटर, और उसके बाद उन्होंने बायकॉट कर दिया। गुमास्ते जो प्लांटर के एजेंट होते थे, हु कम टू कलेक्ट रेंट, जो भी आए उन्होंने रेंट कलेक्ट करने के लिए किसानों से उन्होंने पीट दिया। और रेतों ने कसम खा ली कि ना तो इंडिगो हम उगाएंगे, नील नहीं उगाएंगे, और ना ही जो प्लांटर के लठैत होंगे हम उनकी मार खाएंगे। तो उन्होंने अब प्लांटर्स के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया। Why did the indigo plant decide that they would no longer remain silent? ऐसा क्यों किया कि इंडिगो जो पीजेंट्स हैं उन्होंने ये मान लिया कि अब वो चुप नहीं रहेंगे। What gave them the power to rebel? ऐसी क्या बात थी कि पावर आ गई उनमें उनका विरोध करने की, इतने ताकतवर लोग थे उनके विरुद्ध खड़े होने की, हम पीजेंट को कैसे। क्लियरली द इंडिगो सिस्टम वाज इंटेंसिवली प्रोसेसिव। देखो, एक डायलॉग है किसी फिल्म का, कहा जाता है कि इतना भी मत डराओ कि डर खत्म हो जाए। जब आपके पास खोने के लिए कुछ ना छोड़े ना दूसरा, तो आप मजबूर होके क्या करना शुरू कर देते हो, आप विरोध करना शुरू कर देते कि अब तो सीमा पार हो गई है। तो जब किसानों को लगा कि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, इन्होंने कुछ लोगों ने छोड़ा ही नहीं है, तो उन्होंने बहुत उनका विरोध करना शुरू कर दिया। बट दोज हु आर ओप्रेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज इन द रिबेलियन, लेकिन जो ओप्रेस्ड थे वो ज़रूरी नहीं कि वो सारे ही विरोध के लिए खड़े हो जाएं, लेकिन दे डू सो ओनली एट दैट टाइम, जब सही समय आता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इन 1859 द इंडिगो रेत फेल्ट दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ लोकल जमींदार एंड विलेज हेडमैन देयर रिबेलियन अगेंस्ट द प्लांटर। 1859 में इंडिगो रेट्स को महसूस हुआ कि उन्हें लोकल जमींदारों और जो विलेज के मुखिया थे उनकी हेल्प मिलेगी अगर तुम प्लांटर्स के विरुद्ध विद्रोह कर दें। और ऐसा इन मैनी विलेजेस हेडमैन हु हैड बीन फोर्स्ड टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट है, और कई विलेज में जहां मुखिया जैसे सरपंच वगैरह वो इंडिगो प्लांटर के द्वारा मजबूर किए गए कि आप अपने रेतों से इस पर साइन करवाइए। तो ठीक है, रेसिस्ट द प्लांटर इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, मोबिलाइज द इंडिगो पीजेंट एंड फोर्ट पीस बैटल विद द लैठियल। और उन्होंने जो विलेज के हेड थे और जमींदार थे जो जिन्हें प्लांटर मजबूर करते थे कि आप इन पीजेंट को मनाइए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाइए, तो उन्होंने ये बात फैला दी पीजेंट्स में कि आपको ज़रूरत नहीं है कि ये जो लठैत आते हैं इनसे डरने की, आप इनसे लड़ें। इन अदर प्लेस इवन द जमींदार वेंट अराउंड विलेज अर्जिंग द रॉयट्स टू रेसिस्ट द प्लांटर। जमींदार खुद गए
किसानों के पास कि आप खड़े हो जाइए इनके विरुद्ध, जो प्लांटर हैं उनके विरुद्ध। प्लांटर ना इंडिगो के जो बड़े बड़े खेत लिए हुए हैं और इंडिगो की जिनकी फैक्ट्रियां हैं और जो रेंट पे लेकर नील उगाते हैं, नील की ट्रेडिंग करते हैं, जो व्यापार करते हैं। These जमींदार वर अनहैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर। क्योंकि ये जमींदार ना खुश थे, क्योंकि प्लांटर की ताकत बढ़ रही थी और उनकी ताकत कम हो रही थी, और उनकी ताकत कम होने की वजह से वो उनको भी तो मजबूर कर रहे थे अपने लिए काम करने के लिए। ठीक है। द इंडिगो पीजेंट आल्सो इमेजिन दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर। और इंडिगो प्लांट जो पीजेंट थे उनको ये भी लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उनकी सहायता करेगी प्लांटर के खिलाफ। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज पर्टिकुलरली वरिड। देखो 1857 की क्रांति कोई छोटी क्रांति नहीं थी, और ब्रिटिश को लगा था कि हमारा शासन यहाँ से हिल जाएगा। इस वजह से वो दूसरा कोई विद्रोह नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत की कोई और जनता, कोई और जो समूह है हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, जैसे ही नील विद्रोह हुआ तो उन्होंने क्या किया, ऑफिसर को आज्ञा दी कि आप इनकी जांच कीजिए क्या ये सही है। और जब ये पाया कि बिल्कुल ये सही है और ये बहुत ज़्यादा इनका शोषण कर रहे हैं प्लांटर पीजेंट्स का, तो वो सारे रूल जो इंडिगो प्लांटर ने बना रखे थे वो सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिए, और जो रेत थे या पीजेंट थे उनको नील उगाने से मुक्ति मिल गई थी। आज के लिए इतना ही। थैंक